औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो एनुअल स्कूल सेंसस के हवाले से लेके आए हैं और इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि यही वीडियो आपकी हर साल एनुअल स्कूल सेंसस के अंदर काम आती रहे। वैसे तो इसकी हम लोग ट्रेनिंग्स तमाम हेड साहिबान की करवा चुके हैं, लेकिन कुछ दूसरे अज़ला हमारे हैं जहाँ से असातिज़ा कराम की ये रिक्वेस्ट आती रहती है कि हमारा जो सेंसस के हवाले से हमें गाइड करें, क्योंकि हम अपने ज़िले राजनपुर के अंदर तो तमाम हेड साहिबान को ये ट्रेनिंग्स दे चुके हैं मरकज़ लेवल पे। तो सोचा कि जी इसकी एक वीडियो बना ली जाए जो आइंदा आने वाले वक्त में, आइंदा अगले साल हमारे सेंसस में भी हमारे असातिज़ा कराम को भी काम आए और बाकी अज़ला के जो हमारे ऑनरेबल हेड साहिबान हैं उनकी भी काम आए। तो चलें हम लोग ये एनुअल स्कूल सेंसस की ये जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझने की इंतहाई ज़रूरत है कि हमारा जो एनुअल स्कूल सेंसस होता है ये इसकी एक्यूरेसी हमें इतनी ज़रूरत क्यों है? और साथ में हम लोग जो एनरोलमेंट के ऊपर ज़ोर देते हैं कि अपने स्कूलों की एनरोलमेंट को बढ़ाएँ, वो हम सेंसस के दौरान क्यों आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी एनरोलमेंट को बढ़ाएँ? तो ये 2 चीज़ें हम लोग पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी क्यों ज़रूरी है और साथ में इसके एनरोलमेंट को मैक्सिमाइज़ करने की क्यों ज़रूरत होती है। तो पहले पॉइंट पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपका एनुअल डेवलपमेंट स्कीम एडीपी स्कीम्स कहते हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो स्कीम्स होती हैं, इन स्कीम्स के अंदर आपके रूम्स होते हैं, आपकी बाउंड्री वॉल्स होती हैं, आपके टॉयलेट्स होते हैं, मतलब जितने भी डेवलपमेंट के काम होना होते हैं, वो एडीपी स्कीम्स के होते हैं और क्योंकि इसका नाम है एनुअल डेवलपमेंट स्कीम तो इसका मतलब ये सालाना स्कीम्स होती हैं। तो जब किसी भी स्कूल की कमरे कितने ज़रूरत हैं, तो सबसे पहले उसमें यही देखा जाता है कि आपकी एनरोलमेंट कितनी है। अगर आपकी एनरोलमेंट ज़्यादा होगी तो उसी के हिसाब से ही रूम्स आपको दिए जाएँगे नीड बेस पे या आपको दीवार्स या टॉयलेट। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर हमारे पास 1000 स्कूल है ज़िले के अंदर तो हर स्कूल के लिए कमरे बने। डेफ़िनेटली लिमिटेड फंड होता है और उस फंड के साथ लिमिटेड रूम्स ही बन सकते हैं 2, 4, 8, 10। फिर वो 10 को कमरे जो हैं वो किसको दिए जाएँ, किसको ना दिए जाएँ, ये सारी की सारी जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो आपकी इसी एनुअल स्कूल सेंसस के डाटा के ऊपर ही बनती हैं। स्कूल सेंसस के अंदर आपकी एनरोलमेंट जितनी ज़्यादा होगी, वो ये शो करेगी एनरोलमेंट की इसको ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह से आपका जो एनएसबी है, एनएसबी भी आपका डिपेंड करता है आपकी एनरोलमेंट के ऊपर क्योंकि एमईए साहिबान आपको पता है कि काफ़ी सारे अज़ला में एमईएस बहुत कम हैं, तो उनका वो हर स्कूल को विज़िट नहीं कर पाते। इस वजह से फिर आपका एनुअल स्कूल सेंसस को लिया जाता है कि जी एनएसबी में किसको कितना एनएसबी का फ़ार्मूले के ऊपर भी एक इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और कि जी एनएसबी का जो फंड है वो बनता किस तो लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे ये समझें कि जी जितनी एनरोलमेंट आपकी ज़्यादा होगी, आपकी एनएसपी भी इतना ही ज़्यादा होगा। और साथ में अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि आपके 100 बच्चे हैं जिनके पास फर्नीचर है। 100 टोटल बच्चा है आपका, 90 के पास फर्नीचर है और 10 के पास नहीं है। तो आप करते ये हैं कि एनुअल स्कूल सेंसस के अंदर आप लोग दे देते हैं कि 10 बच्चों को एनरोल कर वो बता दें कि जी इसके भी फर्नीचर है। 90 की बताने की बजाय आप कह देते हैं कि 100 के 100 बच्चों का एनुअल वो फर्नीचर है। तो उससे इश्यू क्या बनता है कि जी जब हमारे पास डेटा आता है हम लोग उन्हें फर्नीचर भी एक इंडिकेटर है एनएसबी के लिए। तो जब आप खुद बता रहे होते हैं कि हमारा 100% बच्चों का फर्नीचर है, तो डेफ़िनेटली फिर आपका जो है ना वो कमी फर्नीचर होने की वजह से आपका एनएसबी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि आपकी तो कमी कोई है ही नहीं फर्नीचर की, तो आपका एनएसबी कैसे बढ़ेगा फिर? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग फर्नीचर को कम दिखाना शुरू कर दें, क्योंकि आपका सबमिटेड सेंसस जो होता है ये आपके एईओ साहिबान भी उसको वेरीफ़ाई करते हैं और वेरीफ़ाई इसी वजह से एईओ साहिबान को दी गई है कि कोई अपना डाटा जो है वो गलत ना दे दे। तो इस वजह से एईओ साहिबान इसको वो कहते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही होती है कि फर्नीचर जितने बच्चों का है उतना ही लिखें। बजाय इसके कि जी आपके पास है 90 का लेकिन आप कहते हैं कि जी 10 को क्या इग्नोर कर देते हैं, आप कहते हैं कि जी पूरा 100 लिख दें जी यहाँ पे, 100 बच्चों का फर्नीचर है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। और दूसरा ये चीज़ कि जी आप
कोई भी नहीं पूछेगा इसमें एनुअल स्कूल सेंसस के अंदर कि आपके 10 बच्चों का फर्नीचर क्यों नहीं है। कभी भी एनुअल स्कूल सेंसस के ऊपर क्वेश्चन नहीं होते कि आपका डाटा जो है वो आप लोगों ने, आपके पास ये नहीं है, आप इसको 100% कर लें, या उसके ऊपर आपकी कोई एक्सप्लेनेशंस हो जाएँ, पर्सनल हियरिंग हो जाए, कोई शोकाज़ मिलना शुरू हो जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए वो इस वजह से होता है ताकि वो आपका एनुअल स्कूल सेंसस का जो डाटा है, वो 100% एक्यूरेट हमें मिले। तो इस वजह से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने एनुअल स्कूल सेंसस की एक्यूरेसी को बढ़ाएँ और साथ में एनरोलमेंट को बढ़ाएँ। आपकी एनरोलमेंट जितनी ज़्यादा होगी, अभी रिक्रूटमेंट्स की आई हैं, जिसकी मैं मिसाल देता रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर के 5,000 रिक्रूटमेंट्स इस वक्त अनाउंस हुई हैं पंजाब में। अगर आप लोगों की वो 5,000 में से आपकी 1,000 आ जाएंगी, 100 आ जाएंगी आपके पास, उन 100 में से फिर आपको तहसील वाइज़ अलग-अलग करना पड़ेंगी। फिर तहसील में से अलग करने के बाद फिर आपको मिसाल के तौर पर 100 अगर हमारे पास रिक्रूटमेंट्स आई हैं, तो हमारी 3 तहसीलें हैं, तो वो आपके पास 33-33 आती हैं। फिर उसके बाद आप उसको मेल-फीमेल करते हैं, तो फिर आपके पास 17-17 बच जाती हैं। फिर आप हाई को देना है, हायर को देना है, प्राइमरी को देनी है पोस्ट, और साथ में प्राइमरी को देनी है। तो ये इन सारी चीज़ों को जब काउंट करते हैं, तो फिर आपके हिस्से में 2-2, 3-3, 4-4 आती हैं। तो वो फिर पोस्ट किसको दी जाए? फिर वही बात आती है कि एनरोलमेंट किसकी ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा नीड है, उसके ऊपर फिर ये एडवर्टाइज़ होती हैं। तो एनरोलमेंट की जो मैं आपको बात बता रहा था कि एनरोलमेंट हमारी इस सेंसस के अंदर क्यों ज़रूरी है, वो इन वजूहात से ज़रूरी है। आपका ई-ट्रांसफ़र्स जो होता है, उसमें भी यही डाटा देखा जाता है कि जी किसका कितना एनरोलमेंट है सेंसस के अंदर। फिर जहाँ पे ज़्यादा एनरोलमेंट होती है, तो आपको टीचर मिल जाता है, जहाँ पे कम होता है, वहाँ से आप ट्रांसफ़र आउट, आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो स्कूल्स की अपग्रेडेशंस हैं, वो आपकी इसी एनरोलमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि जी इसकी एनरोलमेंट भी इतनी ज़्यादा हो गई है और इनका अनकवर्ड एरिया भी इतना है, तो इसको अपग्रेड होना चाहिए स्कूल। आपकी जो न्यू स्कूल्स की प्लानिंग होती है कि जी न्यू स्कूल ओपन हो, उसकी भी इसी के ऊपर, आपके सेंसस के डाटा के ऊपर ही होती है कि जी एक स्कूल है, वहाँ पे ओवरबर्डन है। अगर इसके साथ वाला कोई बंदा हमें कहता है कि जी मैं ज़मीन देने को तैयार हूँ, तो इसको जो है ना यहाँ पे ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब आपके स्कूल में एनरोलमेंट ही ज़्यादा नहीं होगी, तो आपके करीब कहीं आस-पास के किसी बस्ती के अंदर कैसे न्यू ओपन स्कूल होगा। तो इसी तरह से एक मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लड एग्ज़ाम्पल, कि हमारी जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो एनएपीपी देते हैं, जब इस वक़्त हालिया फ्लड आया था राजनपुर के अंदर, तो हमसे डाटा माँगा गया था हल्का वाइज़, और हल्के में आप लोगों ने एनएपीपी उसके बहुत ही पुराने लिखे हुए हैं। जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इश्यूज़ आए थे काफ़ी सारे कि जी हल्के ही मिस हो गए थे कि जी ये एक्चुअल ये हल्का इस स्कूल का है कौन-सा? उसके ऊपर काफ़ी हमें वर्क करना पड़ा था। या इसी तरह से मिसिंग फैसिलिटीज़, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल पहुँच सकता है, कहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कहाँ पे सोलर पैनल लग सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर का आपका होगा, तो ये भी आपकी मिसिंग फैसिलिटीज़ पे वर्क भी जो होता है, वो एनएसपी में भी आपका ये इंडिकेटर है। और साथ में एनरोलमेंट को भी देख के ही सारी चीज़ें ये प्लान की जाती हैं कि जी इसको किसको कितना फंड देना चाहिए। तो ये कहने का मकसद ये है कि आपके एनुअल स्कूल सेंसस की एक्यूरेसी और आपकी एनरोलमेंट इंतहाई ज़रूरी है आपके इस सेंसस के अंदर। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जी एक तो आप एक्यूरेसी को इंश्योर करें, और दूसरा आप एनरोलमेंट को बढ़ाएँ। एईओ साहिबान से गुज़ारिश होती है कि जब भी कोई अपना सेंसस सबमिट कर दे, तो उसको वेरीफ़ाई ऐसे नहीं करना कि बस आ गया और उसको वेरीफ़ाई कर, आप लोगों ने एक-एक चीज़ उसकी चेक करनी है कि किसी ने कोई गलत डाटा तो नहीं दे दिया। अगर किसी का कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो फिर आप उसको, एईओ साहिबान उसको रिजेक्ट कर देते हैं और आपको बताते हैं कि हमने रिजेक्ट कर दिया इन रीज़न्स की वजह से। तो इसको बराए मेहरबानी दोबारा से ठीक कर लें। फिर वो जो हेड साहिबान होते हैं उसको ठीक कर लेते हैं। उम्मीद काफ़ी है कि यहाँ पे आपको एनुअल स्कूल सेंसस की एक्यूरेसी और एनरोलमेंट कितनी ज़रूरी है, उसका आपको आइडिया हो गया होगा कि ये दोनों चीज़ें जो इंडिकेटर्स हैं हमारे, बहुत ही अहम हैं इस एनुअल स्कूल सेंसस में। इसके बाद एक सवाल आप लोगों का आता है टैबलेट्स के हवाले से कि जी एक टीचर थे, उन्होंने परचेज़ किया अपना टैबलेट, फिर पता चला वो कंपैटिबल ही नहीं है, उसके ऊपर सिस चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके में सिम स्लॉट नहीं थी। आपकी सिम नहीं चलती, तो इट मीन्स कि आपका आईएमई कोड ही नहीं आता। आईएमई कोड नहीं होता, आपका जीपीएस लोकेशन उस पे नहीं आता, आपका सेंसर काम नहीं करता। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जब भी आप लोग टैबलेट न्यू परचेज़ करेंगे,
तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप लोगों ने कौन-सा टैबलेट खरीदा है। वो यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि एक तो आपके टैबलेट की जो स्क्रीन है वो मिनिमम 7 इंचेस की होनी चाहिए। नंबर 2 आपका जो टैबलेट है वो सिम स्लॉट होना चाहिए उसमें, चाहे वो एक सिम चलती हो, चाहे डबल सिम हो, लेकिन सिम स्लॉट उसमें ज़रूरी है। इसी तरह से आपका जो एंड्रॉयड वेरिएंट है वो 7.0 या इससे अबव का होना चाहिए। 7.0 से कम वाले एंड्रॉयड वेरिएंट के टैबलेट्स आप आइंदा ना खरीदिएगा। अभी फ़िलहाल जो है वो जो पुराने हमारे टैबलेट्स हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उसके ऊपर तो चल रहा है। लेकिन इन फ्यूचर जो रजिस्ट्रेशन होती है वो अगर 7.0 एंड्रॉयड वेरिएंट से कम होता है किसी का टैबलेट, तो वो रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं होती। तो ये हमारी एक हो गई है कि जी हम जब यू टैबलेट खरीदें तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ये 3 रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद एक और सवाल इसका टैबलेट के हवाले से आता है कि आप उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करें? आप डीएमओ ऑफ़िस को भेज देते हैं एमएस कोड, आईएमई कोड के जी इसको रजिस्टर कर दें। जबकि डीएमओ ऑफ़िस सिर्फ़ और सिर्फ़ हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रजिस्ट्रेशन के लिए। आपके एलिमेंट्री हों या प्राइमरी स्कूल्स हों, उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी जो रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है वो आपके एईओ साहबान होते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप न्यू टैबलेट के अंदर सिंपली एसआईएस को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप लॉगिन करेंगे जैसे आप लॉगिन करते होते हैं, लॉगिन अपने पासवर्ड यूज़ करके। उसके बाद जैसे ही आप उसको लॉगिन करेंगे, वहाँ पे आपको एक ग्रीन बटन शो होगा जिसके ऊपर लिखा होता है रजिस्टर दिस न्यू टैबलेट। तो उस ग्रीन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली आपके एईओ साहबान को चली जाती है और अगर हाई स्कूल्स हैं तो वो पीएम ऑफिस को चली जाती है। फिर आप वो रिक्वेस्ट ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई मैसेज जाता है या कोई अलर्ट जाता है, वो फिर आपको टेलीफ़ोनिकली उनको कन्वे करना पड़ता है कि हमने यहाँ से रिक्वेस्ट सारा प्रोसेस जो है वो कर लिया, बराए मेहरबानी इसको अप्रूव कर दें। फिर जो एईओ साहबान होते हैं वो अपने एसआईएस को ओपन करते हैं और टैबलेट के पोर्शन में जाते हैं। वहाँ पे तमाम स्कूल्स का नाम होता है, जिस स्कूल की भी रिक्वेस्ट आई होती है उसके नाम पे क्लिक करके उनका जो टैबलेट की रिक्वेस्ट आई हुई होती है उसको अप्रूव। तो ये हमारा एक तरीक़ाकार था टैबलेट की रजिस्ट्रेशन का। मैं जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ कि जी हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो अ, अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई इसमें बात समझ नहीं आती तो आप बेशक कमेंट्स। इसी तरह से हमारा काफ़ी सारे असातिज़ा कराम ये कहते हैं कि हमने एंट्री की थी, लेकिन हमारा जो है ना वो यहाँ पे शो नहीं हुई और उसका डाटा लॉस हो गया। तो आपको ये ऊपर एक सर्कल दिया हुआ है 1 को उसने सर्कल किया हुआ है। ये जब आपका लास्ट सिंक का डेट और टाइम आ रही होती है, इसके साथ जो भी आपका फ़िगर आएगा, ये फ़िगर जो है वो आपकी बता रहा होता है कि इतनी एंट्रीज़ हैं जो आपकी अनसिंक्रोनाइज़्ड हैं। मतलब वो सिंक नहीं हुई जिसकी वजह से वो हम एसआईएस के डेटाबेस में प्रॉपर डेटा जो है वो सेव नहीं हुआ। ये तो यहाँ पे आपको फ़िगर जो है वो 1 दिख रहा है, यहाँ पे हो सकता है 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कोई भी फ़िगर हो सकता है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे 8 होता तो आपको एक दफ़ा सिंक करना होगा, फिर आप देखेंगे सिंक होने के बाद वो फ़िगर 8 से 7 हो जाएगा। फिर आपको दोबारा सिंक करना पड़ेगा, फिर वो 7 से 6 हो जाएगा और ऐसे करते-करते जब तक ये फ़िगर यहाँ से गायब नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपको इसको सिंक करना पड़ेगा। तो ऐसे असातिज़ा कराम जो ये कहें कि जी हमारा जो है वो इश्यू आ रहा है, हमारा डाटा सेव नहीं हो रहा, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा यहाँ पे आप लोग अनसिंक्ड एक्टिविटी को लाज़मी देखा करें और अनसिंक्ड एक्टिविटी को देखने के 3 तरीके हैं। एक तो यही तरीका है जो आपके सामने है और दूसरा तरीका जो है वो आपका ये है कि ये जो आपका सिंक का बटन होगा ये वाला डबल एरोज़, ये रेड होता है। ये कभी भी रेड नहीं होना चाहिए। ये अगर रेड है तो इसका मतलब ये आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको अलर्ट कर रहा है कि आपका डाटा जो है वो प्रॉपर सेव नहीं हुआ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सिंक के बटन को प्रेस हर थोड़ी देर बाद कर लिया करें ताकि इसका कलर जिस तरह से आपको होम का बटन या पावर ऑफ का बटन जो है ये नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, इसी तरह से ही इसका भी बटन आएगा ब्लू कलर का। अगर रेड है तो इसका मतलब ये आपको अलर्ट कर रहा है कि आपका डाटा प्रॉपर सेव नहीं हुआ। इसी तरह से ये जो सिंक के बटन के साथ आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तीसरा आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जब आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और उसके इन्फो में जाएँगे तो इन्फो में भी एक कहीं पे लिखा होता है अनसिंक्रोनाइज़्ड एक्टिविटीज़। वहाँ पे अगर 0 है तो इट मीन्स कि आपका प्रॉपर जो सिंक्ड है टैबलेट और आपका डाटा। तो ये अगर आपका कोई डाटा किसी किस्म का भी कोई लॉस होता है तो वो
आप लोग इससे चेक कर सकते हैं कि जी आपका प्रॉपर सिंक्ड है कि नहीं है। और आप लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट करते होते हैं कि जी स्क्रीनशॉट भेजें। तो आप लोग स्क्रीनशॉट जो है ना वो ऊपर से भी कट कट करके, नीचे से भी कट करके हमें भेज देते हैं, जबकि हमने देखना यही होता है कि सिस आपका वर्जन कौन सा चल रहा है, आपका लास्ट सिंक आपने कब किया था, और सिंक का बटन जो है वो रेड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो जब भी आपको कोई भी आपको ये कहे कि स्क्रीनशॉट शेयर करें, तो आपको चाहिए कि आप पूरी उसकी स्क्रीनशॉट शेयर किया करें। इसके बाद एक बात आ जाता है टीचर्स के डाटा करेक्शन का। ये पहले डीएमओ ऑफिस में इसकी करेक्शन हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये सीओ ऑफिस को शिफ्ट हो गई है लास्ट 2 ईयर से, 2 एंड हाफ ईयर से। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि टीचर्स का वो डाटा जो उनकी आपके सिस स्कूल के सिस में, जब आप किसी भी टीचर की प्रोफ़ाइल ओपन करते हैं स्कूल के सिस से, तो वहाँ पे जितना भी टीचर्स का डाटा लॉक नज़र आता है, वो सारा का सारा आपके सीओ ऑफिस से ठीक हो सकता है, सिवाय पोस्टेड एज़ या पोस्टेड अगेंस्ट के। क्योंकि पोस्टेड एज़ या पोस्टेड अगेंस्ट जो है वो आपकी पोस्ट से रिलेटेड होता है, सैंक्शन पोस्ट जो आपने डाली हुई होती है। लेकिन क्योंकि वो पोस्ट आपने कुछ डाली हुई होती हैं, आपके ऑफ़िसेज़ में कुछ होती हैं, आपके अकाउंट ऑफ़िस में कुछ दर्ज है बजट बुक में, तो इस वजह से उसको अभी फ़िलहाल छेड़ा नहीं गया कि जी इसकी कलेक्शन बाद में देखेंगे। इस वजह से तमाम असातिज़ा कराम जिनकी लॉक्ड फ़ील्ड्स हैं, वो सारी की सारी आपके सीओ ऑफ़िस से ठीक होंगी, सिवाय पोस्टेड एज़ या पोस्टेड अगेंस्ट। और इसके साथ-साथ ऐसे असातिज़ा कराम जो अपना ई-ट्रांसफ़र करवा चुके हैं, किसी भी फ़ेज़ के अंदर, उनका भी डाटा लॉक होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो भी बंदा, आपको बेहतर पता होगा कि एक दफ़ा ई-ट्रांसफ़र करवा लेता है, उसका डाटा उनका डाटा की वेरिफ़िकेशन होती है बाकायदा, और वेरिफ़िकेशन होने के बाद का जो है ऑर्डर्स निकलते हैं। तो जब एक टीचर की वेरिफ़िकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, अब वो कैसे कह सकता है कि मेरा डाटा गलत है? या तो फिर उस वो गलत डाटा के साथ अच्छे नंबर लेके उस वक़्त ई-ट्रांसफ़र करवा गए थे। तो इस वजह से वो जो ई-ट्रांसफ़र केसेज़ हैं, उनका कभी भी डाटा अभी फ़िलहाल ठीक नहीं होगा। आने वाले वक़्तों में शायद कभी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल वो ठीक नहीं हो सकता। और जितनी भी लॉक फ़ील्ड्स होंगी वो आपकी सी ऑफ़िस से ठीक होंगी। उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने एईओ साहिबान या हेड साहिबान के थ्रू एक लेटर जो है उसको साइन करवा के और उसके साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ़ लगा के सी ऑफ़िस में सबमिट करें। ये आपका तरीका है टीचर्स की प्रोफ़ाइल की करेक्शन का। इसी तरह से काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं आपके टीचर्स की प्रोफ़ाइल का। याद रखें कि जब भी आपसे प्रोफ़ाइल की बात हो कि जी टीचर्स की प्रोफ़ाइल वेरीफ़ाई नहीं है, तो आप लोग फिर एचआरएमएस की प्रोफ़ाइल को देखना शुरू कर देते हैं। और वहाँ उसकी प्रोफ़ाइल को दे बताते हैं कि जी ये देखें जी ये तो वेरीफ़ाई है, जबकि एचआरएमएस का एसआईएस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एसआईएस और चीज़ है, एचआरएमएस आपकी और चीज़ है, और जहाँ पे सेंसेस हो या एसआईएस की बात होती है, तो वो फिर आपके एसआईएस की प्रोफ़ाइल की ही बात हो रही होती है। तो आपको चाहिए कि जब भी आपसे प्रोफ़ाइल की वेरिफ़िकेशन माँगे या हम आपसे कहें कि जी इसकी प्रोफ़ाइल सेंड करें, तो आपने एसआईएस की प्रोफ़ाइल सेंड करना होती है। एचआरएमएस को डीएमओ ऑफ़िस कभी भी डील उसने ना किया है और आने वाले वक़्तों में शायद कभी कर ले, लेकिन फ़िलहाल आज की डेट तक एचआरएमएस को डीएमओ ऑफ़िस डील नहीं करता। तो टीचर्स की प्रोफ़ाइल जो है वो आप लोगों ने, हर टीचर के पास लॉगिन पासवर्ड है, उन्होंने खुद अपना एचआरएम वो एसआईएस को ओपन करना है और वहाँ से अपने आप को वेरीफ़ाई करना है। और दूसरा यहाँ पे 2 किस्म के इश्यूज़ आते हैं कि आप कहते हैं कि टीचर जो है वो अपना वेरिफ़ाइड डाटा के ऊपर क्लिक करता है, लेकिन उसकी प्रोफ़ाइल जो है वो वेरीफ़ाई नहीं हो रही। उसकी 2 रीज़न्स हैं। जब सीनियरिटी आपको पता है कि अब आजकल एसआईएस के ऊपर बनने लगी हैं, तो जब से ये सीनियरिटी एसआईएस पे बनी है तो 2 इश्यूज़ आए हैं। एक इश्यू ये आया है कि जी आपको बेहतर पता है कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक टीचर सर्विस में बाद में आए और प्रमोट वो पहले हो जाए। हमेशा वो सर्विस में पहले आएगा और सर्विस में आने के बाद कुछ अरसा वो डिपार्टमेंट को सर्व करेगा और सर्व करने के बाद कोई सीनियरिटी बनती है, फिर प्रमोशन है। तो ऐसे केसेज़ जिसमें टीचर की डाटा जो है वो वेरीफ़ाई ना हो रहा हो, तो आप लोगों ने चेक कर लेना है कि उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग इन करंट सर्विस और डेट ऑफ प्रमोशन, ये इनकी डेट्स चेक कर लेनी है कि कहीं आगे-पीछे तो नहीं हो गई। तो अगर इन केसेज़ कि जी वो वाक़ई में आगे-पीछे हैं, इस वजह से नहीं हो रहा, तो फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकी जितनी भी करेक्शंस होंगी वो सी ऑफ़िस से होंगी। एक तो ये इश्यू होता है। दूसरा इश्यू एक है लेस देन 18 ईयर्स का।
कि एक टीचर की डेट ऑफ बर्थ और उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग इन करंट सर्विस, उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन 18 ईयर्स बनता है। तो फिर सिस्टम कहता है कि 18 साल से कम वाले का तो सीएनआईसी भी नहीं बनता, तो ये अपॉइंट किस तरह से हो गया। तो ऐसे केसेस में आप लोगों ने चेक कर लेना है, हो सकता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो या डेट ऑफ जॉइनिंग इन करंट सर्विस वो गलत हो, जिसकी वजह से वो लेस देन 18 ईयर्स के केस में आ रहा है। तो अगर वो उनमें से कोई एक आध डेट गलत है तो वो फिर आपने सी ऑफिस से ठीक करवानी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो केसेस बिल्कुल जेन्युइन है, डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है और उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग इन करंट सर्विस भी ठीक है, उसके बावजूद भी उसका जो है वो लेस देन 18 ईयर्स बन रहा है, तो फिर आपने डीएमओ ऑफिस को कन्वे करना है टाइमली, ताकि वो इसको पीआईटीबी से जो है उनसे रिक्वेस्ट करके बैक एंड से इसकी करेक्शन करवा सकें। इसी तरह से हमारा एक स्टूडेंट ट्रांसफ़र आउट रिक्वेस्ट, ये पहले नहीं होता था। ये आजकल कुछ अर्सा हुआ है ये आपका फीचर जो है वो इंक्लूड हुआ है। इसका मकसद क्या है वो, इसको थोड़ा-सा आप लोग, टेक्निकल चीज़ है वो, उसको ज़रा आप लोग देख लें कि होता इस तरह से है कि आप लोग, एक स्टूडेंट जो आपके स्कूल में पहले था, वो फिर कोई आपके स्कूल को छोड़ के किसी और स्कूल में चला गया। लेकिन आप उसको ट्रांसफ़र आउट नहीं करते ये सोच के कि कहीं हमारी एनरोलमेंट कम ना हो जाए। जब वो बच्चा किसी नए स्कूल में जाता है और वो उसको एनरोल करते हैं तो वो चला जाता है वहाँ पे रिजेक्शन में, और रीज़न ये आती है कि दिस स्टूडेंट इज़ ऑलरेडी एनरोल्ड इन फलाँ स्कूल। तो वो जो फलाँ स्कूल है वो उस नए स्कूल हेड को भी नहीं पता होता कि ये इसका हेड कौन है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ताकि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि ये बच्चा हमारे पास बैठा है, बराए मेहरबानी इसको ट्रांसफ़र आउट कर दें। तो इस वजह से ये फंक्शनैलिटी जो है वो इसमें रखी गई है कि जो भी बच्चा जिस स्कूल में एनरोल होगा और उसको अगर वो वहाँ पे रिजेक्शन में चला जाता है, तो प्रीवियस स्कूल को ट्रांसफ़र आउट की रिक्वेस्ट ऑटोमैटिकली चली जाए। और ये याद रखें कि जब तक आप ट्रांसफ़र आउट रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करते, उसको ख़त्म नहीं करते, तब तक आपका सेंसेस जो है वो सबमिट नहीं होता। दूसरी बात, अगर आप लोगों को इस तरह की कोई रिक्वेस्ट आई हुई हो ट्रांसफ़र आउट की, तो आप लोगों ने 2 चीज़ें उसमें चेक कर लेनी है कि फ़िज़िकली ये बच्चा मेरे पास बैठा है या नहीं बैठा। और अगर तो वो बच्चा आपके पास फ़िज़िकली नहीं बैठा, तो आपको चाहिए कि उसको ट्रांसफ़र आउट उसकी अप्रूव कर दें। और अगर वो बच्चा आपके पास बैठा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि ये अगर बच्चा फ़िज़िकली है मेरे पास, तो दूसरे स्कूल ने इसकी ट्रांसफ़र आउट की रिक्वेस्ट हमें क्यों भेजी है? तो हो सकता है कि वो उसका बे फॉर्म जो है वो आपने रॉन्ग लिखा हुआ हो, तो आपने बे फॉर्म को भी चेक कर लेना। तो ये हमारा ट्रांसफ़र आउट फैसिलिटी, इसकी जो फ़ंक्शनैलिटी है, ये देने का मकसद सिर्फ़ ये था कि बजाए इसके कि आप पिछले स्कूल के हेड का फ़ोन नंबर ढूँढते फिरें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ढूँढते फिरें, तो ये तरीक़ाकार फ़ंक्शनैलिटी के थ्रू आपको दे दिया गया है। साथ में यहाँ पे मेरी एईओ साहिबान से भी रिक्वेस्ट होगी कि एईओ साहिबान को चाहिए कि जब भी वो स्कूल्स को विज़िट करते हैं, वो जाके ट्रांसफ़र आउट रिक्वेस्ट देखें कि जी आपके हेड ने ट्रांसफ़र आउट रिक्वेस्ट पेंडिंग क्यों रखी हुई है। दूसरा ये कि जी एनरोलमेंट में जाके बच्चों की जो रिजेक्टेड वाले कॉलम में बच्चे आ रहे हैं, तो उनकी रीज़न्स क्या हैं, क्यों रिजेक्टेड आ रहे हैं। अगर वो किसी और स्कूल में बच्चे का दिखा रहा है कि जी इस स्कूल में ये ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो फिर आप अपने कोलीग एईओ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी आपके ये फलाँ स्कूल की के पास ये बच्चे का नाम ठहरा हुआ है, वहाँ उनको कहें कि जी इसको ट्रांसफ़र आउट। तो ये एक फ़ंक्शनैलिटी थी बच्चों को ट्रांसफ़र आउट करवाने की। अगर आप लोग ये ट्रांसफ़र आउट की रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव नहीं करते, या रिजेक्ट करेंगे या अप्रूव करेंगे, तो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ करनी होगी। अगर आप दोनों चीज़ें नहीं करते तो आप देखेंगे कि आपका सेंसस जो है वो सबमिट नहीं होगा। इसी तरह से स्टूडेंट एडिट रिक्वेस्ट, तो किसी भी स्टूडेंट की कोई डेटा आप लोगों ने ठीक करवाना हो, तो फिर आप स्टूडेंट एडिट रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने की आपके पास फ़ंक्शनैलिटी वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे स्टूडेंट्स वाले पोर्शन में आपका होता है सॉरी, ट्रांसफ़र इन लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र आउट रिक्वेस्ट लिखी हुई है, क्विक प्रमोशंस लिखी हुई हैं, क्विक एडिट लिखा हुआ है। वहीं पे ही आपका स्टूडेंट एडिट रिक्वेस्ट की भी एक ऑप्शन दी हुई है। वहाँ से आप स्टूडेंट्स की जो है वो एडिट रिक्वेस्ट भेजते हैं।
अगर एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल्स हैं तो वो रिक्वेस्ट आपके एईओ साहबान को चली जाती है, और अगर हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं तो वो डीएमओ ऑफिस। आपने फिर बताना भी होता है कि जी हमने ये रिक्वेस्ट भेजी है, इसको अप्रूव करें। वो फिर डीएमओ ऑफिस और कंसर्न्ड एईओ जो हैं वो उसको अप्रूव कर देते हैं। तो कुछ कॉमन इश्यूज़ हैं आपके इस सेंसस के अंदर जो कि रिपोर्ट हुए हैं। सबसे पहले एक आपको इश्यू आता है अनफॉर्चुनेटली सिस ऐप हैज़ स्टॉप्ड। ये इश्यू आपको तब आता है जब आप सेंसस सबमिट कर चुके हो। जब आपका सेंसस एक दफ़ा सबमिट हो चुका, तो उसके बाद आप दोबारा सेंसस ओपन करते हैं तो वो ये वाला एरर आपको दे देता है और वो सिस ऐप आपकी बंद हो जाती है। इसका तरीकाकार ये है कि आप जो हैं वो आपके डीएमओ ऑफिस हो या आपके मुतलका एईओज़ हों, वो जब इसको रिजेक्ट करेंगे तो आपको ये एरर इस तरह का नहीं आएगा। ये वैसे इस दफ़ा सेंसस में आ रहा है, अदरवाइज़ इस तरह का इश्यू आता नहीं है। इस तरह से एक इश्यू आपको आ रहा होगा, इज़ स्कूल रनिंग इन सेम बिल्डिंग। ये उन स्कूल्स का होता है, इश्यू आता है जो न्यूली आपको या तो डीकंसोलिडेट हो चुके हैं, जो कंसोलिडेटेड स्कूल्स थे, या फिर होगा जो आपके बीमा के थे और वो आपको वापस हैंडओवर हो गए। इन 2 केसेज़ में ये आपको इश्यू आएगा कि जी इज़ स्कूल रनिंग इन सेम बिल्डिंग, इसमें आपको ना वो येस अलाउ करता है और ना ही वो नो करने देता है। ऐसे केसेज़ में आप डीएमओ ऑफ़िस को बताएँगे, इन्फॉर्म करेंगे, वो पीआईटीबी से इसका जो है ना आपको हल निकलवा के देंगे। इसी तरह से रॉन्ग एस्टेब्लिश्ड ईयर, अगर किसी का एस्टेब्लिश ईयर रॉन्ग आ रहा है तो वो डीएमओ ऑफिस को रिक्वेस्ट करेंगे, वो अपने डैशबोर्ड से उस स्कूल की एस्टेब्लिश ईयर जो है वो उसकी करेक्शन कर देंगे, जो नेक्स्ट डे जाके आपको जब रात को सर्वर रिफ्रेश होता है उसके बाद अगले दिन जाके आपको वो ईयर जो है वो ठीक मिलेगा। इसी तरह से जो न्यूली एईओज़ हैं उनके जो लॉगिन्स के इश्यू होते हैं, तो ऐसे एयू मराकज़ जो ब्लैंक पड़े हैं वो सीईओ ऑफिस को चाहिए कि उसको एक तो फ़ौरन एईओज़ असाइन करें, चाहे वो पीएसटी ही क्यों ना हो, सेंसस की हद तक उनको एईओशिप जो है उनको असाइन कर दी जाए। जैसे ही एईओशिप उनको असाइन होती है तो फिर डीएमओ ऑफिस को बताया जाता है कि इनका नाम ये है, इनका सीएनआईसी ये है, इनका आईएमई कोड जो है वो ये है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो आपको डीएमओ ऑफिस ही बताएगा कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत है। वो डीएमओ ऑफिस फिर उसको डैशबोर्ड में एज़ ए एईओ उनको ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद वो फिर पीएमआईयू जो है उसको वेरीफ़ाई करता है थ्रू नादरा। वेरिफ़िकेशन जब उनकी हो जाती है उसके बाद उनको मराकज़ डीएमओ ऑफिस असाइन कर देता है। इसी तरह से बेनिफिशियरी की एनोमलीज़ आ रही हैं कि वो काफ़ी सारे असातिज़ा कराम बताते हैं कि उनकी एनोमलीज़ रीअपीयर हो रही हैं। तो ऐसे केसेस में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एडिट रिक्वेस्ट को यूज़ करें। अ, आप लोग जब लोकल लेवल पे अपने इससे इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से वो प्रॉपर सेव नहीं होता डेटाबेस। लेकिन जब आप एडिट रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं, तो वो एग्ज़ैक्ट आपके जो है डेटाबेस के अंदर जाके सेव होती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनको बेनिफिशियरी की एनोमलीज़ आ रही हैं, रीअपीयर हो रही हैं, उनको चाहिए कि वो एडिट रिक्वेस्ट को यूज़ करें। इसी तरह से एनएसपी का काफ़ी सारे असातिज़ा कराम कहते हैं कि जी हमने एनएसपी का डाटा जो है वो एंटर किया है, लेकिन प्रीपेयर्ड सेंसस में वो शो नहीं हो रहा। याद रखें कि हमेशा ये फ़ाइनेंशियल ईयर क्योंकि आपका चल रहा है, आपका इस वक़्त डाटा सिर्फ़ और सिर्फ़ 1/7/2022 तक का शो होगा, और नेक्स्ट ईयर जब आपका सेंसस होगा तो फिर आपका 1/7/2023 तक का शो होगा। हमेशा आपका गुज़रा हुआ फ़ाइनेंशियल ईयर जो है तब तक का आपको डाटा वहाँ पे शो होगा। इस वक़्त तक आज की डेट तक का जो डाटा होता है वो आपको एनएसपी में शो नहीं होगा। इसी तरह से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं कि जी साज़ा कराम कहते हैं कि जी हमारे पास आ जाता है कि ट्रांसफ़र आउट रिक्वेस्ट या जो हमारी एडिट रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग है, जबकि ऐसा होता नहीं है कि जी वो पेंडिंग। तो इस हवाले से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये आपका जेन्युइन रीज़न है, और इसको हल करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपना कैशे क्लियर करेंगे। कैशे क्लियर करने के बाद ऐप को अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद उसको रीइंस्टॉल करेंगे।
जैसे ही आप रीइंस्टॉल करेंगे तो आप वहाँ पे अब चेक करेंगे ट्रांसफ़र आउट में रिक्वेस्ट भी आपको शो होंगी और एडिट रिक्वेस्ट हैं वो भी आपको शो हो रही होंगी। इसी तरह से आपको कन्फ्यूजन हो रही होती है डेट्स की, कि सेंसस आपने सबमिट कब करना है, कि कोई आपको कह रहा है 15 को करना है, कोई आपको कह रहा है 21 को करना है। एक्चुअली जो हमारी सेंसस की डेट होती है वो तो हर साल होती है 31 अक्टूबर, और उससे पहले आपको 6 दिन 7 दिन पहले की एक डेट दी जाती है मॉक एक्सरसाइज के लिए। जैसे इस साल आपको दी गई है 21 आपकी फाइनल डेट है, 21 नवंबर, और 15 तारीख आपको दी गई है मॉक एक्सरसाइज के लिए। मॉक एक्सरसाइज होती क्यों ज़रूरी है? वो इस वजह से ज़रूरी होती है कि आपकी मॉक एक्सरसाइज में क्लियर हमें पिक्चर सामने आ जाती है कि इतने स्कूल्स ने सबमिट कर दिए। सबमिट जिसने कर दिए इसका मतलब ये है कि हाँ जी, इनका एनॉमली फ्री हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक एनॉमली आपकी रहती है तब तक आपका सेंसस सबमिट नहीं होता। तो जो सेंसस आपका सबमिट हो चुका है इसका मतलब कि जी वो एनॉमली फ्री हो चुका है, और जो सबमिट नहीं हुआ वो फिर हमें टाइमली पता चल जाए 6 दिन 7 दिन पहले, फाइनल डेट से 6-7 दिन पहले, ताकि उसका कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। इस वजह से 15 डेट इस दफ़ा आपको दी गई है कि जी 15 तारीख तक जो सबमिट कर चुके हैं, गुड, और जिनका सबमिट नहीं हुआ वो फिर अपना रीज़न बताएँ कि उन्होंने सबमिट क्यों नहीं किया। अगर तो बगैर किसी रीज़न के उन्होंने सबमिट नहीं किया, तो उनका तो फिर एक्सप्लेनेशन बनती है, और अगर किसी के जेन्युइन रीज़न्स की वजह से सबमिट नहीं हो पाया, तो वो जेन्युइन रीज़न्स फिर डीएमओ ऑफ़िस को आपने कन्वे करनी है कि जी इन इश्यूज़ की वजह से हमारा जो है वो मॉक एक्सरसाइज़ जो कि 15 तारीख है तब तक आप हमारा सबमिट नहीं हुआ। ताकि उसका फिर हमें 6 दिन मज़ीद मिलेंगे उसको सॉल्यूशन उसके ढूँढने के लिए। तो 21 तारीख जो है वो आपकी फाइनल सबमिशन है। 15 तारीख के बाद आप कोई भी सेंसस सबमिट करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि सेंसस सबमिशन डेट हैज़ एक्सपायर्ड। जी, उसकी डेट ही एक्सपायर हो चुकी है, अब आप इसको सबमिट नहीं कर सकते। 21 आपकी फाइनल डेट है, लेकिन आप तमाम असातिज़ा कराम कोशिश किया करें कि जी 21 को आपको बेहतर पता है कि बहुत ही रश होता है डेटाबेस के ऊपर, और तमाम पूरा पंजाब जो है वो कोई लॉगिन भी कर रहे होते हैं, कोई उसके अंदर डाटा एंट्री भी कर रहे होते हैं, कोई सबमिशन कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आपका जो है वो सेंसस बहुत ही मुश्किल से ओपन हो रहा होता है। आप सब कोशिश करें कि 20 तारीख तक अपना सेंसस को अपडेट रख लें, ताकि 21 तारीख को जैसे ही आपको सबमिशन का बटन दोबारा से मिले 15 के बाद, क्योंकि सबमिशन का बटन आपको अलाउ नहीं करेगा सेंसस सबमिट को। तो 21 तारीख को जैसे ही सबमिट का बटन जो है वो एक्टिव हो, तो आप लोग सिंपली उस दिन आपने सबमिट के बटन को क्लिक करना हो, बजाय इसके कि 21 को भी आप डाटा एंट्री करते रहें। उसके बाद कुछ इश्यूज़ जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, कि आप लोग एक जगह पे कहीं पे लिखाते हैं कि बिल्डिंग आपकी सैटिस्फैक्टरी है, लेकिन नीचे फिर आप लोग क्लासरूम्स भी बता रहे होते हैं कि डेंजरस है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बिल्डिंग सैटिस्फैक्टरी भी है और क्लासरूम डेंजरस भी है? या तो आपने बिल्डिंग को अनसैटिस्फैक्टरी करना था, या फिर डेंजरस क्लासरूम्स आपके कोई नहीं। इसी तरह से आप लिखते हैं कि जी ऑल सेक्शंस आर सिटिंग इन ओपन एयर। ओपन एयर में भी बैठे हैं और क्लासरूम भी आपके फंक्शनल हैं। ये कैसे हो सकता है? ऑल सेक्शंस तो नहीं बैठ सकते ना ओपन एयर में, जब आपके क्लासरूम्स भी फंक्शन। इसी तरह से आपकी बाउंड्री वॉल जो है वो आप लिखते हैं कि जी रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड भी है, और बाउंड्री वॉल अवेलेबल भी नहीं है। ये भी नामुमकिन सी बात है। बाउंड्री वॉल से मुझे बात एक ज़हन में आई है कि बाउंड्री वॉल की जो आप लोगों ने हाइट बतानी होती है वो हमेशा स्कूल के बाहर से बतानी होती है, ना कि अंदर से। और फिर जब आपकी चार दीवारी है चारों साइड की, जो आपकी कम होगी जो भी साइड, वही कम वाली ही की आपने हाइट बतानी। अगर 3 साइड की ओके है और एक साइड की कम है, तो आपने उसी एक साइड की ही बतानी है हाइट, कि जी इतनी हाइट है। इसी तरह से आप लोग कहीं पे लिखाते हैं बिल्डिंग ओनरशिप, के जी वहाँ पे आपने ओनरशिप भी बताई होती है कि जी गवर्नमेंट की है या लोकल किसी की है, और बिल्डिंग बिल बताया होता है कि नॉट अवेलेबल। ये कैसे है कि जी बिल्डिंग की ओनरशिप भी बता रहे हैं और अवेलेबल भी नहीं है, या बिल्डिंग अवेलेबल है तो आपने कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है उसका वो ज़ीरो बताया हुआ। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। आपने ऊपर कहीं कुछ बताया होता है और नीचे आप कोई कुछ और चीज़ें बता रहे हो। इसी तरह से आपकी बिल्डिंग जो है वो अवेलेबल होती है, लेकिन स्कूल का बताया होता है कि जी ओपन स्पेस में चल रहा है।
या बिल्डिंग अवेलेबल तो है लेकिन आपके कोई कमरे ही नहीं है, या आपकी बिल्डिंग जो है वो क्रिटिकली डेंजरस है लेकिन क्लासरूम आप बताते हैं कि जी सारे के सारे ओके हैं। क्लासरूम आपका जब डेंजरस नहीं है तो कौन सी बिल्डिंग आपकी फिर डेंजरस है। तो इसी तरह से आप बिल्डिंग का भी बताते हैं कि बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है लेकिन ईसी रूम्स भी बता रहे होते हैं कि जी इतने हमारे पास ईसी रूम है। या क्लासरूम जो है वो आपका रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड होता है लेकिन क्लासरूम्स रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुए हैं और फंक्शनल क्लासरूम्स आपने ज़ीरो बताए हुए होते हैं। तो ये आप सबसे गुज़ारिश है कि जी इसको सारी चीज़ों को आप लोग ज़हन में रखें। आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है उसको स्क्वायर फीट में लिखने का तरीका ये होता है कि पहले सबसे पहले आप कैनाल को मरला में तक़सीम करते हैं। मरला में लेके आने के बाद फिर उसको 272.251 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका स्क्वायर फीट में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं कि जी आप लोगों ने वो सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं कि जी ऐसा ना हो कि जी वो वहाँ पे आपने लिखा है कि जी मेल स्कूल है लेकिन एनरोलमेंट में सारी की सारी गर्ल्स आ रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। दूसरा पीछे एक हमने बात की थी स्टूडेंट एडिट रिक्वेस्ट की। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आपके पास ऑल स्टूडेंट्स की लिस्ट को डाउनलोड करने का तरीका है। वहाँ पे एक बटन है ऑल स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वाले पोर्शन में। आप वहाँ से एक लिस्ट जनरेट हो जाती है क्लास वाइज़। वहाँ से आप लिस्ट निकालें और हर क्लास इंचार्ज के सामने वो प्रिंट लेके रख दें कि जी इसमें किसी की डेट ऑफ बर्थ है, किसी की फादर नेम है, किसी का सीएनआईसी, किसी की जेंडर, किसी की डेट ऑफ एडमिशन, किसी का फॉर्म बे, जो भी आपकी करेक्शन इस पे बनती है, आप उसमें करेक्शन करके हमें दे दें। हर टीचर आपको करेक्शन करके उस पेज के ऊपर लेड पेंसिल से दे देता है। आप लोग सिंपल उसको फिर सामने रख के बैठ जाते हैं एडिट रिक्वेस्ट को यूज़ करते हुए आप उसकी। इसके अलावा कोई सेंसेस में इस तरह की कोई ऐसी एज़ सच बात नहीं है। सारी वही पुरानी डाटा एंट्रीज़ हैं, जो आपके पास ऑलरेडी एंटर्ड है। सिर्फ़ सिवाय इसके कि आपने एनएसपी का डाटा डालना होगा या आपका जो है वो बच्चे आप लोगों ने टैग करने होंगे या उसमें हो सकता है कि जी पहले आपकी बाउंड्री वॉल हो, हालिया सैलाब में अब वो बाउंड्री वॉल गिर गई हो तो आपने बाउंड्री वॉल को नो करना होगा या आपकी पहले बिजली थी, अब नहीं है तो उसको नो करना होगा या पहले नहीं थी, नो था, अब आपके पास सोलर लग गया है, अवेलेबल है तो उसको येस करना होगा। इससे ज़्यादा और कोई इंट्रीज़ नहीं है, बाकी इससे रिलेटेड सेंस से रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में बेशक आप हमसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ में दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।